नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, देश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वह राष्ट्रीय, प्रदेश लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। सभी अधिकतर खबरों से रूबरू हो रहे हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा। मैं आपका एक ऐसी घटना जो लगातार आज़ादी के बाद से ही कहें तो लगातार उसकी पुनरावृत्ति हो रही, पर शायद हमारा समाज, हमारा ये तंत्र उसको उतनी गंभीरता से ले नहीं रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण 20 तारीख को देखा गया कि किस तरीके से लोकतंत्र, जिसकी दुहाई हमारे संस्थान, चाहे वो राष्ट्रीय हो या किसी प्रदेश के, सब दुहाई देते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सर्वोत्तम और महान संविधान है। क्योंकि हमने अनेक देशों से वहाँ की जो संविधान है उनसे कुछ ना कुछ विशेष चुन के सब जगह से कलेक्ट कर करके एक अच्छा बनाने का शायद प्रयास किया होगा, जो भी संविधान सभा के लोग थे। लेकिन समय और देश काल में बदलता रहता है, तो कई बार जो चीज़ें उस समय के लिए अच्छी होती हैं, आने वाले 10, 20, 50 सालों के बाद, 100 सालों के बाद कहें तो वो निरर्थक साबित होती है। वो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक व्यक्ति रिहा किया जाता है, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे इस लोकतंत्र पर और हमारे इस न्याय विधान पर। चूँकि न्याय विधान ही सबसे मजबूत स्तंभ होता है किसी भी राज्य के सर्वाइवल के लिए। यानी अगर हमारा लोकतंत्र लंबे समय तक अक्षुण्ण रहे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, जो तंत्र होता है, वो न्याय होता है। न्याय तंत्र अगर आपका अच्छा है तो चाहे वो किसी राज्य का राजा का हो या प्रजा के द्वारा राज किया जाने वाला लोकतंत्र का हो, वो न्याय पर ही डिपेंड करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखन की, जिसको 20 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई को 43 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, लखन की इस समय उम्र 103 वर्ष है। 43 वर्ष उनको बेगुनाह रहते हुए भी जेल में काटना पड़ा। 43 वर्ष आप समझ सकते हैं कि आजकल अनेकों, कह लूँ या सैकड़ों, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 43 वर्ष शायद उनका जीवन भी नहीं चलता है, और एक बेगुनाह व्यक्ति हमारे सड़े गले इस न्यायिक तंत्र की भेंट चढ़ गया, जिसके 43 साल जीवन के जेल में बीत गए। आप सोचिए, तो ना सोचने को कुछ भी नहीं है, पर आप अपने से अगर उसको रिलेट करके सोचिए कि कोई आपका सगा संबंधी हो या स्वयं आप हो, अगर आपके साथ 43 साल, तो छोड़िए, अगर आप इसी कार्यालय में जाते हैं और वहाँ 43 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा अगर बैठना पड़ जाता है, तो आपके अंदर के मनोभाव कैसे होते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको 43 दिन बिठा दिया जाए तो आप कितना अंदर से कैसा फील करेंगे, क्या मन में विचार है। किसी व्यक्ति को 43 साल बंद रखा गया, और ये एक लखन के साथ नहीं हो रहा है हमारे देश में। ऐसे अनेकों उदाहरण लगातार देखने को मिलते हैं। अभी कुछ वर्षों की पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के ही ललितपुर जनपद के एक विष्णु तिवारी नाम के शख्स के साथ भी ऐसी ही घटना घटी, जो एक जाति संबंधित, जाति को सुरक्षित करने के लिए एक कानून देश की संसद ने बनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय अनुसार ख़त्म किया, उसकी कमियों को देखते हुए, उसका दुरुपयोग देखते हुए। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसको पुनः और सख्ती के साथ SC/ST एक्ट को लागू किया। उसके दुष्परिणाम लगातार हर दिन किसी न किसी चैनल पर, किसी न किसी न्यूज़पेपर पर, किसी न किसी सोशल मीडिया के हैंडल पर देखने को मिलते हैं। मैं अगर ललितपुर की बात करूं तो वहां विष्णु तिवारी को 20 साल की सज़ा काटनी पड़ती है दुष्कर्म और SC/ST के आरोपों में। 20 साल बाद कोर्ट को यह ज्ञात होता है कि विष्णु तिवारी निर्दोष है और उसको बेगुनाह और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। एक व्यक्ति, और इस 20 साल के अंतराल में वो अपने पिता को भी खोता है, माता को भी खोता है, अपने 2 भाइयों को भी खो देता है। आप सोचिए कि जिनकी जिम्मेदारी है कि न्याय मिले समाज को, वही सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अभी कल की ही घटना है, कानपुर की घटना है। वहाँ पर एक SC समुदाय
कानपुर में धीरेन्द्र पासवान नाम के व्यक्ति की 10 मई को हत्या कर दी जाती है। उसकी पत्नी रीना ने आरोप लगाया कि रविंद्र यादव, कीर्ति यादव और राजू यादव नाम के व्यक्ति ने उसके पति की हत्या करी है। मामला सिर्फ यहाँ पर हत्या का नहीं रह जाता, मामला यहाँ पर एक एससी समुदाय के साथ अत्याचार का भी जुड़ जाता है। मतलब उसको SC/ST एक्ट का भी मुकदमा उसमें कायम होता है। भीम आर्मी तुरंत सक्रिय होती है और दबाव बना के प्रशासन पर राजू, कीर्ति यादव और उनके भाई पर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। पर बाद में जांच, जब पुलिस गहन जांच करती है तो तथ्य सामने आते हैं कि रीना यादव ने ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी, अपने भतीजे के साथ मिलकर करी और उसको जातीय एंगल देकर 3 निर्दोष भारतीय नागरिकों की उसमें उनको फंसाया, उनको प्रताड़ित किया। ये तो एक कम समय में उजागर करने वाली बात हुई, पर ऐसे अनेकों आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि गोंडा जनपद की एक खबर थी कि जिसमें सहायक टीचर अध्यापिका अपने जो उनके सीनियर टीचर, महिला ही टीचर हैं, जब उन्होंने पूछा कि आप विद्यालय लेट क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमको अनुपस्थिति दर्ज करते हैं रजिस्टर में तो मैं आपके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कर दूँ। आप सोचिए कि एक अध्यापक, सरकारी नौकरी में अध्यापक जब बन जाता है तो एक अध्यापक की ऐसी भी रिस्पेक्ट होती है, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, पर जब सरकारी में जाता है तो एक आर्थिक लेवल भी उसका मजबूत हो जाता है। पर शायद संविधान ने जो जाति प्रमाण पत्र उनको दिया है और जो जाति कानून बनाए गए हैं नेताओं के द्वारा इस समाज को प्रताड़ित करने के लिए, आजकल तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। तो वो टीचर महिला अपने सीनियर अध्यापिका से कह रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि उसके जो जूनियर साथी हैं वो समय पे आए, जिससे बच्चों को अध्ययन मिल सके। वैसे भी सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है हमारे देश और प्रदेश में, ये किसी भी आम नागरिक से छुपा हुआ नहीं। फिर भी अगर इसमें कोई प्रयास करता है कि वो सही रिजल्ट दे, तो कई बार ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं कि अब वह उस जो प्रधानाचार्य महिला हैं उन्होंने शिकायत करी अपने उच्च अधिकारियों को, DM साहब को, SP साहब को या अपने BSM महोदय को, कि जो हमारे जूनियर महिला हैं उनको अगर वो समय पर नहीं आती, मैं उनको टोकती तो वो धमकी देती है कि मैं आप पर SC/ST एक्ट का मुकदमा कर दूंगी अगर आपने मुझे अनुपस्थिति दर्ज किया। तो आप सोचिए कि ऐसे कानूनों का कितने बड़े लेवल पर आए दिन खबर देखने को मिलती है कि दोहन किया जा रहा है। एक तरफ समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरा इस SC/ST एक्ट में जो कंपनसेशन का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है वो भी कहीं न कहीं ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है कि झूठे मुकदमे लगवाइए, सरकार से भी पैसे लीजिए। मतलब 85,000 रुपये से लेकर 8,20,000 रुपये तक सरकार SC/ST के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में देती है। तो इधर सरकार से भी पैसा ले रहे हैं और अनेकों बार ऐसा देखने को मिला है कि मुकदमा भी लगवाते हैं, फिर पैसे की भी मांग करते हैं। पैसा उनसे भी लेंगे जिनके ऊपर मुकदमे भी कराया है, सुलह भी कर लेंगे, गवर्नमेंट से भी पैसा ले लेंगे। और कई बार कोर्ट ने अगर कहा कि रिकवरी की जाए तो रिकवरी 0.1% भी राष्ट्रीय लेवल पर या किसी भी स्टेट लेवल पर देखने को नहीं मिली, संभव नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था बहुत ही सड़ी गली है। लोकतंत्र में कहने को तो देश में लोकतंत्र है, प्रजा का ही राज है, जनता का ही राज है, मगर जनता का दोहन लगातार जारी है अनेक रूपों में। एक अंतिम लाइन मैं कहना चाहूँगा, कहने को हमारे यहाँ पर अदालतों को, न्यायालयों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे भी जज साहब बैठते हैं, फिर प्रदेश में जाइए, आपके हाई कोर्ट में जज साहब बैठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आमतौर पर यह बताया जाता है कि सभी नागरिक हर जगह जा सकते हैं, लेकिन लखन और विष्णु जैसे इस भारत में जो सिर्फ जीवन जी रहे हैं, उनका भोजन ही मिल जाए, उनका सम्मान ही बचा रहे, ऐसे अनेकों पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाएंगे? हाई कोर्ट मीडियम लोगों के लिए, जो किसान वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो ज़िले में ही दम तोड़ देता है।
वो न्याय मांगते मांगते उसकी खेतियाँ बिक जाती हैं, कर्जे में लग जाता है, पर न्याय नहीं मिलता। आज के समय में न्याय शायद सबसे महंगा इस देश में है, न्याय मांगना। इलाज एक बार फिर भी आपका कहीं ना कहीं सस्ता हो सकता है, क्योंकि आप स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर न्याय के लिए निर्धारित आपके पास ऑप्शन है, और उन ऑप्शनों में किस तरीके से लूट चल रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकारें भले बदल रही हैं, पर तंत्र वही है। पर गिने चुने जो देश के नामी वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे मनु सिंघवी साहब हों, वो लोग कोई नहीं भी अपनी पिटीशन लेके जाते हैं, तुरंत उसको लिस्टेड कर दिया जाता है, तुरंत उस पर सुनवाई हो जाती है, और आम नागरिक के लिए बरसों का इंतजार जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे संस्थान अपना दायित्व नहीं निर्वहन कर रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, जनता के लिए सबकी जवाबदेही है। लगातार संस्थानों में बहस चलती रहती है कि कौन सर्वोच्च है, तो लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोच्च है, और जनता ही सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित है। तो देखने वाली बात है कि इस पर कब तक आम नागरिक, भारतीय नागरिक पिसता रहता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको अगर विचार अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अन्य लोगों तक भी अपने ये विचार पहुंचाइए, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारे लोग जागरूक हों। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पंत के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।